वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का मेन टॉपिक रहेगा अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। इसमें जो हम मेन सब टॉपिक स्टडी करेंगे वो होंगे अकाउस्टिक्स, रिवर्बरेशन, द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन, coefficient of absorption, then Sabine's formula, and finally we shall conclude our lecture with the factors affecting the acoustics of buildings. तो आज का जो लेक्चर है इसका सेंट्रल थीम ये है कि अगर हमें एक बहुत बड़ा हॉल बनाना है जिसमें काफी लोग बैठेंगे और कुछ लोग सामने डेस्क पे पोडियम पे बोलेंगे या वहां पे कुछ म्यूजिक बजाया जाएगा या सिनेमा हॉल हो सकता है या सामने आके कोई लेक्चर देगा। तो आवर टुडेज लेक्चर विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द फैक्ट कि जो कुछ बोला जाए वो ऑडियंस तक, वो लिसनर्स तक अच्छे से पहुंचे। जो कुछ एक बोलने वाला या जो कुछ भी वहां पे साउंड प्रोड्यूस की जाए ऑन द पोडियम वो एडुकेटली अच्छे से ऑडियंस तक पहुंचे और ऑडियंस उसको अच्छे से सुन सके और समझ सकें। तो this branch of physics is called acoustics of buildings. It is the branch of physics which deals with number 1 planning, number 2 design and finally construction. तो इसमें हम पहले प्लान करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे एंड फाइनली हम फिजिकली हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? ऑफ ए हॉल, ऑडिटोरियम और अ रूम। तो हॉल, ऑडिटोरियम और रूम पहले उसको हम प्लान करेंगे, फिर पेपर पे डिजाइन करेंगे एंड फाइनली कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, ये सब कुछ हम क्यों करेंगे? ताकि to provide the best audible sound to every audience. This branch is called the acoustics of buildings. So acoustics of buildings is that branch of physics जिसमें हमारा गोल, जिसमें हमारा मकसद ये होता है कि एक हॉल बनाया जाएगा, एक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, एक कमरा बनाया जाएगा, तो उसमें लोग बैठेंगे, ऑडियंस, तो दे शुड बी प्रोवाइडेड द बेस्ट ऑडिबल साउंड। तो इसके लिए उस हॉल को, उस ऑडिटोरियम को, उस कमरे को पहले प्लान किया जाएगा, फिर पेपर पे डिजाइन किया जाएगा एंड फाइनली प्रैक्टिकली फिजिकल वर्ल्ड में उसको कंस्ट्रक्ट भी करना है। तो दैट इज द अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो लाइट है इट ओबेज सम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। द सेम लॉज होल्ड फॉर साउंड आल्सो। तो जो लॉज हम अप्लाई करते हैं लाइट रेज पे इन केस ऑफ देयर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो वही लॉज अप्लाई होते हैं in case of sound. अच्छा, what is reverberation? Reverberation को हम define करते हैं as the persistence or prolongation of sound in a hall even though the sound source is stopped. Reverberation का मतलब है कि जब एक स्पीकर बात करता है, उसके मुंह से कोई वर्ड निकलता है, तो उसके मुंह से निकलते ही वो साउंड
गायब नहीं होती है, बल्कि वो फॉर अ डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम ऑडिटोरियम में मौजूद रहती है, प्रोलॉन्ग करती है, परसिस्ट करती है। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन ऑफ टाइम। तो अगर ये ना हो तो ऑब्वियसली फिर तो कोई ऑडियंस उसकी बात ठीक से सुन ही नहीं पाएगी। द प्रोलॉन्ग्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो जब ये स्पीकर कुछ बोलेगा तो एक तो जो साउंड वेव उसके मुंह से निकलेगी, ये डायरेक्टली ऑडियंस के कानों तक जाएगी। तो दिस इज वन वे ऑफ लिसनिंग। लेकिन उस हॉल में, उस ऑडिटोरियम में फ्लोर है, फर्श है, इरेक्ट वॉल्स हैं और टॉप पे सीलिंग है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो कि इस साउंड को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट होके ये साउंड फिर जाएगी लिसनर्स के कानों तक। सो एक तरीका, द फर्स्ट वे, जिसमें टाइम भी कम लगता है, तो वो है कि स्पीकर के मुंह से लिसनर के कानों तक डायरेक्टली साउंड वेव जाती है। दूसरा तरीका ये है कि स्पीकर के मुंह से निकल के ये साउंड वॉल्स से टकराती है, सीलिंग से टकराती है, फ्लोर से टकराती है, और इवन कुछ और मटेरियल भी हो सकते हैं इस ऑडिटोरियम में, तो उनसे टकरा के फिर लिसनर्स के कानों तक जाती है। एंड ऑब्वियसली इसमें साउंड को चूंकि डायरेक्टली ट्रैवल नहीं करना है, थोड़ा ज्यादा पाथ ट्रैवल करना है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है। तो एक ही आवाज 2 बार भी सुनी जा सकती है हॉल में। देन वी डिफाइन द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन, और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टाइम ऑफ रिवर्बरेशन is the time taken for the sound to fall below the minimum audibility। अच्छा, इसको हमने मेजर कहां से करना है? मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द सोरस स्टॉप्ड इमिटिंग द साउंड। यानी जब एक स्पीकर ने या कोई सोरस ऑफ साउंड है तो वहां से आवाज कंटिन्यूअसली निकलती है। जैसे ही सोर्स ऑफ साउंड ने साउंड को एमिट करना बंद किया, तो उसके कितने टाइम के बाद इस साउंड की इंटेंसिटी वहां तक पहुंचती है जिसको फिर हम नहीं सुन पाएंगे, which is the 1 millionth of the initial intensity. So reverberation time, or the time of reverberation, is also defined as the time required for sound to decay 60 decibels from its initial value. तो अगर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इनिशियल इंटेंसिटी से 1/10⁻⁶ of the initial intensity, इंटेंसिटी को इतना डिके होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। और अगर हम इंटेंसिटी लेवल की बात करेंगे तो जितना इनिशियल इंटेंसिटी लेवल होगी उससे we have to decay the sound by 60 decibels। यानी यहां पे we have to subtract by 60 decibels of the initial intensity level। तो चाहे आप इंटेंसिटी में इसको मेजर करें या इंटेंसिटी लेवल में मेजर करें, तो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन इज द टाइम
जिस टाइम में इंटेंसिटी फॉल्स टू 1/1,000,000th ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, या तो ऐसे हम रिवर्बरेशन टाइम को डिफाइन करेंगे, या दूसरा तरीका है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लेवल, कि कितना टाइम है जिसमें इंटेंसिटी लेवल ड्रॉप्स बाय 60 डेसिबल्स. सो दैट इज अनदर डेफिनेशन फॉर टाइम ऑफ रिवर्बरेशन. तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि a source of sound starts emitting some word, so let that be point A. So we will plot intensity of sound along vertical axis, यानी कि y axis, and we will plot time t along horizontal axis, यानी x axis. So point A वो टाइम है जब एक सोर्स ऑफ साउंड कुछ बोलना शुरू करे. तो मिसाल के तौर पे स्पीकर अटर्स द वर्ड फिजिक्स, तो P H Y S I C एंड फाइनली S, तो S पे स्टॉप करेगा. तो जब एक सोर्स साउंड को इमिट करता है, द वेव्स स्प्रेड आउट थ्रू आउट द स्पेस एंड द लिसनर रिसीव्स डायरेक्ट वेव्स रीचिंग हिज ईयर्स. तो ये वो पहला प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्टली स्पीकर के मुंह से आवाज निकलती है और वो डायरेक्टली ऑडियंस या लिसनर्स के कानों तक पहुंचती है. लेकिन सब्सिक्वेंटली जो लिसनर है वो यही आवाज फिर से सुनता है, और दोबारा जो ये आवाज सुनता है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड साउंड, और ये रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम वॉल्स, सीलिंग्स, फ्लोर एंड अदर मटेरियल्स. तो पहले एक साउंड थी डायरेक्ट, अब रिफ्लेक्टेड, ये दोनों जमा होते हैं एट द ईयर्स ऑफ लिसनर्स. तो कॉन्सिक्वेंटली इंटेंसिटी इंक्रीज होने लगती है. सो इफ द नोट इज कंटिन्यूअसली साउंडेड, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट द लिसनर्स ईयर्स ग्रेजुअली increases, and this is represented by the portion AB on this graph. A से start होता है from 0, the intensity increases from 0 at point A and it starts increasing up to point B. लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि at the same time sound absorb भी होती है. No doubt कि जो हॉल या ऑडिटोरियम में वॉल्स हैं, फ्लोर है, सीलिंग्स हैं, वहां पे और भी मटेरियल्स होंगे, तो वो सारे की सारी साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वो कुछ पोर्शन को एब्जॉर्ब भी करते हैं. तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद एक बैलेंस बन जाता है. अ बैलेंस इज रीच्ड between what? Between the energy emitted per second by the source and energy lost per second. तो उसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो एसेंशियली कांस्टेंट रहती है, and that is represented by the portion BC of this graph. तो जब कोई सोर्स ऑफ साउंड इमिट करना शुरू करेगा तो पहले तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड फ्रॉम A to B, लेकिन साइमल्टेनियसली साउंड एब्जॉर्ब भी हो जाएगी. तो देयर विल बी टू फोर्सेस, वन व्हिच टेंड्स टू increase intensity, and number two, the absorption by the materials in the auditorium that tends to decrease the intensity. तो इनके दरमियान एक बैलेंस बन जाता है
और उसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है दैट रिमेन्स एसेंशियली कांस्टेंट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन BC। अच्छा, पॉइंट C पे द सोरस स्टॉप्स इमिटिंग साउंड, तो उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, द इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन CD। अगर पॉइंट C पे द सोरस स्टॉप्स इमिटिंग साउंड, the intensity of sound falls exponentially. So that means कि maximum, this is here the maximum intensity और point D represents zero intensity। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी से जीरो इंटेंसिटी तक जाने में देयर इज सम फाइनाइट टाइम। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डज नॉट ड्रॉप टू जीरो इंस्टेंटली, बल्कि कुछ ना कुछ टाइम लगता है। इसी ग्राफ से हम रिवर्बरेशन टाइम डिफाइन कर सकते हैं। When intensity of sound falls below the minimum audibility level, the listener will not get any sound. और वो कितना है? When the intensity falls to 1/1,000,000th of its maximum value. So that means this is Imax. तो हमें देखना है कि इस Imax का मिलियंथ पार्ट कहां पे होगा, एंड सपोजिंग दिस इज 1/1,000,000th ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू। सो इट्स ट्रैक्स द ग्राफ हियर। तो हमें देखना है कि ये टाइम एक्सिस को कहां हिट करेगा। सो दिस इज द टाइम व्हेन द इंटेंसिटी वाज मैक्सिमम, and this is the time when the intensity has fallen to 1/1,000,000th of its original value। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो ये elapse टाइम है that is the reverberation time। और इसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। So reverberation time is the time taken for sound to fall below the minimum audibility। और इसको हम मेजर कहां से करते हैं? We measure it from the instant here, this instant when the source stops emitting the sound। Reverberation time is defined as time required for sound to decay to 1/1,000,000th of its original value। So this is in terms of intensity। और अगर intensity level में इसको define करें, then the sound should fall by 60 decibels from its initial value। तो ऑब्वियसली एक लिसनर या एक सोर्स ऑफ साउंड सिर्फ एक वर्ड तो अटर नहीं करेगा, वो एक के बाद एक वर्ड उसको कंटिन्यूअसली इन सक्सेशन अटर करता है। सो व्हेन अ सीरीज ऑफ नोट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑडिटोरियम, हर कोई नोट जो है इट विल गिव राइज टू इट्स ओन इंटेंसिटी कर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस इज फर्स्ट नोट, this is second note, this is third note, and so on। So in order to maintain distinctness in speech, दो चीजें हैं कि जो कुछ बोला जाए वो उसकी इंटेंसिटी या उसकी लाउडनेस कम से कम इतनी हो कि हर कोई लिसनर उसको अच्छे से सुन सके। एंड नंबर 2, जब एक वर्ड सुना गया
तो उसकी आवाज इनफाइनाइटली या बहुत टाइम तक परसिस्ट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड की साउंड भी आ रही है। तो दो कंडीशंस है। नंबर वन, ईच सेपरेट नोट शुड गिव सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ताकि ये ऑडिटोरियम के हर हिस्से में अच्छे से सुना जाए। लेकिन जब इसको सुना जाए उसके बाद दूसरा नोट भी आएगा। ईच नोट शुड डाई डाउन रैपिडली before the maximum average intensity due to next note is heard by the listener. मिसाल के तौर पे let us say this is the intensity curve for first note or word, और उसके बाद जो ये दूसरी इंटेंसिटी कर्व है, इट इज फॉर द सबसिक्वेंट सक्सेसिव वर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जब पहला वर्ड बोला जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी विल इंक्रीज, देन विल रिमेन कांस्टेंट जब तक कि ये वर्ड अटर होना बंद हो जाएगा, एंड हियर इट स्टॉप्स, द फर्स्ट वर्ड स्टॉप्स हियर। तो उसके बाद जो इसकी इंटेंसिटी है, इट डिकेज एक्सपोनेंशियली एंड फाइनली बिकम्स जीरो हियर। लेकिन जब हमने पहला वर्ड स्टॉप किया तो उसके बाद हम दूसरे वर्ड को बोलना शुरू करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो द टाइम व्हेन सेकंड वर्ड स्टार्ट्स। एक वर्ड हमने इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे खत्म किया, लेकिन उसी वक्त हमने दूसरा वर्ड भी स्टार्ट किया। तो अब क्या होगा कि पहला जो वर्ड है उसकी इंटेंसिटी विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, और जो दूसरा वर्ड है उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी। तो जरूरत इस बात की है, here the second word reaches its maximum intensity। तो शर्त ये है कि जब सेकंड वर्ड की मैक्सिमम इंटेंसिटी रीच हो गई, ये इस इंस्टेंट पे सेकंड वर्ड की मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई, उससे पहले पहले ही फर्स्ट वर्ड की इंटेंसिटी शुड बी डिक्रीज टू 1 millionth ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तभी हम पहले वर्ड के बाद दूसरे वर्ड को भी अच्छे से एमिकेबली सुन पाएंगे। यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब एक साउंड वेव किसी सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। नंबर 1, साउंड एनर्जी में से एक हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक हिस्सा ट्रांसमिट भी हो सकता है, लाइक ओपन विंडो, तो उसमें कुछ आवाज ट्रांसमिट भी होगी, और जो बाकी साउंड एनर्जी बच जाती है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक सरफेस कितनी इफेक्टिव है साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, तो उसको हम न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली we express that in terms of a physical quantity called absorption coefficient, और इसको हम डिनोट करते हैं with Greek letter alpha। अच्छा, यहाँ पे जो पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है एंड पार्ट ऑफ इट ट्रांसमिटेड है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इफेक्टिवली ये एब्जॉर्प्शन ही है, क्योंकि इस पे साउंड जब पड़ेगी तो वापस ही नहीं आती है। सो इसको हम कहेंगे इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। बिकॉज हमारा जो मसला है वो ये है कि वापस कितनी आएगी रिफ्लेक्ट होके। तो साउंड चाहे एब्जॉर्ब हो या फिर ट्रांसमिट ही हो थ्रू द सरफेस, तो दैट विल बी इफेक्टिवली कॉल्ड एब्जॉर्प्शन।
तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम डिफाइन करते हैं एज द रेशो। तो न्यूमरेटर में हम रखते हैं कि कितनी साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब की सरफेस ने, द साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। तो डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं, डिनोमिनेटर में हम रखते हैं कि हमने टोटल कितनी एनर्जी इंसिडेंट की थी सरफेस पे। सो we define alpha is equal to as the ratio डिनोमिनेटर में हम रखेंगे कि what was the total sound energy incident on the surface, और न्यूमरेटर में हम रखेंगे कि इस टोटल इंसिडेंट एनर्जी में से कितनी एनर्जी सरफेस ने एब्जॉर्ब की, साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। तो इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है कि द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ अ मटेरियल, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स एरिया। यानी हमने मटेरियल का वो एरिया देखना है विच एब्जॉर्ब्स द सेम साउंड एनर्जी, जो कि बिल्कुल उतनी साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना कि एक ओपन विंडो का यूनिट एरिया एब्जॉर्ब करता है। तो मटेरियल के उस एरिया का हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, but we will use this definition here, it is the ratio of sound energy absorbed by the surface to total sound energy incident on the surface. Effective absorbing area, अगर हमारे पास एक सरफेस है इसका टोटल सरफेस एरिया S है और उस सरफेस का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा है, तो हम इसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एरिया, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे। और इनके दरमियान रिलेशन ये है कि द एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग एरिया टू द एक्चुअल एब्जॉर्बिंग एरिया। तो यहां से हमें effective absorbing area A के लिए expression मिलेगी, this S will get multiplied to alpha, so we have alpha times S। अच्छा, अब जो ये हॉल है या ऑडिटोरियम है, इसमें मुख्तलिफ अक़साम की सरफेसेस हो सकती हैं। वॉल्स ऑफ कंक्रीट, तो वो एक सरफेस होगी, उसका अपना सरफेस एरिया होगा। फ्लोर, वहां पे टाइल्स हो सकती हैं, उसका अपना सरफेस एरिया होगा। इसी तरह विंडोज के पास कर्टेन्स होंगे, उनका अपना सरफेस एरिया, एंड सो ऑन। देयर विल बी सम n surfaces having actual surface areas S1, S2 and so on up to Sn, और उनके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट्स होंगे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n। तो इन सब सरफेस एरियाज का जो एवरेज वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, दैट विल बी अल्फा इज इक्वल टू, हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, summation of the effective absorbing area divided by summation of the actual absorbing areas। तो A1 हमें मिलेगा
अल्फा 1 S1 प्लस उसके बाद A2 दैट विल बी अल्फा 2 S2 एंड सो ऑन अप टू द nth टर्म। तो nth टर्म आएगी अल्फा n Sn एंड समेशन ऑफ SI यानी एक का एक्चुअल सरफेस एरिया प्लस दूसरे का एक्चुअल सरफेस एरिया एंड सो ऑन अप टू द nth टर्म। तो वी कैन राइट न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं देन इन द फॉर्म ऑफ समेशन एज अल्फा I SI डिवाइड ये जो S1 प्लस S2 एंड सो ऑन अप टू Sn, this is basically the total surface area। जो भी सरफेसेस हैं इन द हॉल और ऑडिटोरियम उन सब का टोटल सरफेस एरिया उसको हम कैपिटल S से डिनोट करेंगे। तो देन दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट फॉर द हॉल। यहाँ पे जो S है इट इज द टोटल सरफेस एरिया। Next, we shall talk about Sabine's formula. Sabine was a professor at Harvard University और उसने acoustics of buildings को experimentally study किया, especially reverberation time, and he found कि जो ये reverberation time है, it is directly proportional to volume of the hall। तो जितना वॉल्यूम ऑफ द हॉल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा देर तक जो साउंड है वो परसिस्ट करेगी। एंड ही फाउंड कि रिवर्बरेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया। So the reverberation time is inversely proportional to the effective absorbing area। तो effective absorbing area जितना ज्यादा होगा उतना reverberation time का वैल्यू कम होगा। तो अगर हम एरिया और वॉल्यूम दोनों को ऐसा यूनिट्स में मेजर करें, एरिया जो है इसको हम मीटर स्क्वायर में मेजर करें और जो वॉल्यूम है इसको मीटर क्यूब में मेजर करें, then Sabine's formula can be written as that reverberation time equals 0.161 into volume divided by the effective absorbing area। अच्छा, अब अगर ये हॉल और ऑडिटोरियम ऐसा है इसमें बहुत सारी सरफेसेस हैं विद सरफेस एरिया S1 S2 एंड सो ऑन अप टू Sn और उनके एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। तो we can write Sabine's formula as T is equal to 0.161 into volume that will be V, लेकिन जो इफेक्टिव absorbing surface area होगा that will be alpha 1 S1 plus alpha 2 S2 and so on up to the nth term that is alpha n Sn। तो इसको हम summation form में लिखेंगे 0.161 into volume divided by summation alpha I SI। अच्छा, यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करेंगे absorbing power। Sabine's formula is P is equal to 0.161 into volume और फिर डिनोमिनेटर में है समेशन ओवर अल्फा I SI। ये जो समेशन है दिस इज कॉल्ड द अब्सॉर्बिंग पावर कि जो इस हॉल या ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ सरफेसेस हैं उनमें कितना पोटेंशियल है साउंड को एब्सॉर्ब करने का।
This summation term is called the absorbing power of the hall. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? What will be the SI unit of absorbing power? तो absorbing power is summation alpha I SI. अब ये जो अल्फा है, the absorption coefficient, it is unitless because it is a ratio of two similar quantities. Absorption coefficient is the ratio. न्यूमरेटर में हम देखते हैं कि कितनी साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं कि हमने कितनी एनर्जी इंसिडेंट की थी. तो इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो इट इज यूनिटलेस. सरफेस एरिया, इट्स यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर. लेकिन चूंकि इसके साथ फ्रंट में एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाइड है, और ये अकाउस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग के लिए हम एक स्पेशल टर्म डिफाइन करते हैं, एब्जॉर्बिंग पावर. तो इसको एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर से डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हम कहते हैं मीट्रिक सैबीन. है तो ये मीटर स्क्वायर, but we call it metric Sabine. That is the unit of absorbing power. What are the limitations of Sabine's formula? Well, जो Sabine's formula है, this is reverberation time is equal to 0.161 into volume divided by summation alpha I SI. तो इसमें जो V है, that is obviously volume of the hall या auditorium, और denominator में है कि SI, they are the different surface areas. के सीलिंग की सरफेस एरिया, के सीलिंग का सरफेस एरिया, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है साउंड को एब्जॉर्ब करने में. फ्लोर, उसका सरफेस एरिया, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है. वॉल्स जो कंक्रीट की बनी है, तो उनका सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया का कितना कंट्रीब्यूशन है. खिड़कियों के पास कर्टेन्स हैं, इसी तरह फर्नीचर होगा. तो ये सब सरफेसेस जो हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करती हैं साउंड को एब्जॉर्ब करने में. तो सैबिन्स फार्मूला में हम एक टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, एंड दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाय एयर. तो अगर हॉल का साइज छोटा है, यानी वॉल्यूम कम है, तो तब ये जो हम एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाय एयर इसको नेग्लेक्ट करते हैं. इट इज वेरी मच लॉजिकल. लेकिन जब हॉल काफी बड़ा होगा, इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर एयर का वॉल्यूम भी काफी ज्यादा होगा, इसमें काफी ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स भी होंगे. तो तब हम इस एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड बाय एयर मॉलिक्यूल्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. सो Sabine's formula is in general valid for medium sized hall. लेकिन अगर हॉल का साइज काफी ज्यादा हुआ, हम कहेंगे कि Sabine's formula is not exactly true, but it is approximately true for a large hall or auditorium. मैं इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. We have a hall of volume 5500 cubic meter, और इसमें मेजर किया गया है कि रिवर्बरेशन टाइम 2.3 सेकेंड्स है, और जो साउंड एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ द हॉल दैट हैज एन एरिया ऑफ 750 मीटर स्क्वायर. सो दैट इज द गिवन इंफॉर्मेशन. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? कैलकुलेट द एवरेज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या है. Given is volume of the hall, volume V, that is 5500
cubic meter. Given is reverberation time. The reverberation time T is 2.3 seconds. The total sound absorbing area, so total surface area S, that has value 750 meters square. So this is given. So what is required? हमसे पूछा क्या जा रहा है? The average absorption coefficient alpha. Obviously we have a simple formula. The Sabinus formula is, जो formula हम use करेंगे इसमें, that will be Sabinus formula, that T is equal to 0.161 V divided by A, और A को हम लिखेंगे on the average 0.161 into V divided by A का average value आएगा alpha times S. तो यहां से हमें अल्फा के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी. अल्फा को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो टी राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो 0.161 into V divided by T into S. तो आपको V का वैल्यू भी दिया गया है, S का वैल्यू भी पता है, T का वैल्यू भी पता है. You can substitute those values and you can easily calculate how much is alpha. Another problem, a hall has dimensions 16 meter by 10 meter by 10 meter. तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पे हॉल के डायमेंशंस दिए गए हैं. So we can say that length is 16 meter, width is 10 meter, and height is again 10 meter. Is found to have a reverberation time of 4 seconds. So reverberation time दिया गया है. What is the total absorbing power of all the surfaces in the hall? So given is again volume. तो आप कहेंगे कि वॉल्यूम तो नहीं दिया गया है, लेकिन लेंथ, विड्थ और हाइट तो दिए गए हैं. सो वॉल्यूम इज सिंपली द प्रोडक्ट length into width into height. So it is 16 meter into 10 meter into 10 meter. So this will be 1600 meter cube. तो वॉल्यूम दिया गया है, रिवर्बरेशन टाइम भी दिया गया है. द रिवर्बरेशन टाइम इज 4 seconds. So what is required? Required is absorbing power. The absorbing power. Our absorbing power is the summation alpha I SI. So again we will use Sabinus formula, that reverberation time equals 0.161 into volume divided by summation alpha I SI. तो यहां से हमें summation alpha I SI, which is our absorbing power, this is the absorbing power, जिसका वैल्यू हमने इवाल्युएट करना है, विल बी गिवन बाय, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो t राइट हैंड साइड पे ले जाके वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. वी विल गेट 0.161 into v divided by t. तो you know what v is, you know what t is, so you can substitute and you can calculate the value. The rest I leave up to you. Another problem is that we have got an empty assembly hall of size 20 meter by 15 meter by 10 meter. So that means length is 20 meter, width is 15 meter, and height of the hall is 10 meter. And it has absorption coefficient 0.106.
calculate reverberation time. So here the length L that is given 20 meter, the width that is 15 meter, and the third dimension height that is 10 meter. So एक तो हम वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम V that will be length into width into height, so that will be 20 meter into 15 meter into 10 meter, so that will be 3000 meter cubed. Acha, so that is volume. Also is given absorption coefficient, so alpha is equal to 0.106. so alpha भी given है. Reverberation time T वो हमने evaluate करना है, तो we also need S, the total surface area. अब देखें कि इसमें जो बॉटम की सरफेस है उसका सरफेस एरिया आएगा L into W, और जो इसी के अपोजिट और पैरेलल टॉप की सरफेस है उसका भी सरफेस एरिया आएगा L into W. So that means the total surface area S, एक तो इसमें L into W आएगा ट्वाइस, प्लस इसी तरह आप देखें कि ये जो राइट सरफेस है इसका एक डायमेंशन है विड्थ, तो दूसरा डायमेंशन है हाइट, तो इसकी सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया आएगा H into W. लेकिन इसके अपोजिट और पैरेलल लेफ्ट में जो सरफेस है उसका सरफेस एरिया भी यही है, सो इट इज ट्वाइस HW, प्लस इसी तरह जो फ्रंट सरफेस है उसके डायमेंशंस है लेंथ और हाइट, सो L into H, और जो बैक पे सरफेस है उस वॉल का भी यही सरफेस एरिया है, सो ट्वाइस. So the total surface area will be twice length into width plus height into width plus length into height. तो इसको आप अच्छे से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो finally we have to determine the reverberation time. So we will use the formula, Sabine's formula, that T is equal to 0.161 into V divided by alpha into S. So you know what V is, 3000 meter cubed. Alpha that is 0.106 और S का वैल्यू आपको यहां से मिला होगा, तो you can easily now calculate the reverberation time. The rest you can do. And the answer is 3.5 seconds. अच्छा, हम एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे एक्सपेरिमेंटली. तो सबसे पहले हम एम्प्टी हॉल लेंगे. वी विल टेक अ सोर्स ऑफ साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं 512 हर्ट्ज. तो हॉल में हम कोई भी और सरफेस नहीं रखेंगे, कोई फर्नीचर नहीं रखेंगे, कोई सीलिंग्स नहीं रखेंगे, कोई कर्टेन्स नहीं रखेंगे. इट विल बी होली एंड सोली एन एम्प्टी हॉल. एंड supposing its absorption coefficient is alpha and that is given. और हम मेजर कर सकते हैं कि ये जो एम्प्टी हॉल या ऑडिटोरियम है तो इसका सरफेस एरिया कितना है, दैट सरफेस एरिया इज S1. तो उसके बाद हम रिवर्बरेशन टाइम मेजर करते हैं और उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, उसे हम कहते हैं क्रोनोग्राफ.
the reverberation time is measured with a device, और उस डिवाइस का नाम है क्रोनोग्राफ। और अभी हम उस टेस्ट मटेरियल को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। जिस मटेरियल का हमने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, अभी उसको हम हॉल या ऑडिटोरियम के अंदर इंसर्ट नहीं करते हैं, उसको हम पहले फिलहाल बाहर रखते हैं। तो सपोजिंग हमें रिवर्बरेशन टाइम जो है वो हमें T1 मिलता है, तो यहां पर हम सैबिनस फार्मूला यूज करेंगे। तो वी विल गेट T is equal to 0.161 into V divided by alpha into S। और चूंकि जो एम्प्टी हॉल या ऑडिटोरियम है उसका सरफेस एरिया S1 है, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा 1 है, और हमें रिवर्बरेशन टाइम T1 मिलता है। इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो हमें रेसिप्रोकल जब लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 1 by T1 is equal to alpha 1 S1 divided by 0.161 V. Let us call this equation number 1, right? अब हम उस मटेरियल को हॉल के अंदर इंसर्ट करेंगे, लाइक वो कोई फर्नीचर हो सकता है, वो कोई कटेन हो सकता है, वो सीलिंग का कोई मटेरियल हो सकता है। तो अब हम उसको ऑडिटोरियम या हॉल के अंदर इंसर्ट करेंगे, और जिस मटेरियल का हमने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिटरमाइन करना है, सपोजिंग उसका सरफेस एरिया S2 है और उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट अल्फा 2 है, बट दिस अल्फा 2 इज अननोन, तो इसके साथ मैं क्वेश्चन मार्क रख रहा हूं। तो इसको हम अब ले जाएंगे हॉल या ऑडिटोरियम के अंदर, और इसको हम कहीं पे हैंग करेंगे, और फिर से हम क्रोनोग्राफ यूज करके रिवर्बरेशन टाइम मेजर करेंगे। तो ऑब्वियसली T2 कैन बी मेजर्ड। तो अगेन वी विल यूज सैबिनस फार्मूला, लेकिन अब चूंकि सैबिनस फार्मूला हमने यूज करना है, हमने सरफेस एरिया दोनों का लेना है, एम्प्टी ऑडिटोरियम का भी, और अब इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं ये मटेरियल। तो एक जो एम्प्टी ऑडिटोरियम है उसका अपना एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया तो है, वो कहीं पे कवर नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इस मटेरियल को बीच में कहीं पे सस्पेंड किया है। तो एम्प्टी जो ऑडिटोरियम, उसके एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो है, बल्कि अब साउंड एब्जॉर्बिंग एरिया में ऐड हो गया है एरिया किसका? उस मटेरियल का जिसका हमने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मेजर करना है। तो अब हम सैबिनस फार्मूला, अब हम इसके लिए सैबिनस फार्मूला लिखेंगे। तो वी विल राइट T is equal to 0.161 into V वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, अब जो डिनोमिनेटर में है उसमें दो कंट्रीब्यूशंस आएंगे, एक तो आएगा एम्प्टी हॉल का, सो अल्फा 1 S1, प्लस दूसरा कंट्रीब्यूशन आएगा जिस मटेरियल को अब हमने इंसर्ट किया है, सो अल्फा 2 S2, और इस वक्त जो हमें रिवर्बरेशन टाइम मिला दैट इज T2। इसका भी हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो वी विल गेट 1 by T2 is equal to alpha 1 S1 plus alpha 2 S2 divided by 0.161 into V. We will call this equation number 2. So we have got two equations, equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 में आप देखेंगे कि रिवर्बरेशन टाइम
T1 है डिनोमिनेटर में, और इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर में, वहां पे T2 है, वो रिवर्बरेशन टाइम इन प्रेजेंस ऑफ द टेस्ट मटेरियल। तो T2 का वैल्यू कम होगा क्योंकि हमने एक मटेरियल को इंसर्ट किया तो उसने साउंड को एब्जॉर्ब किया, तो रिवर्बरेशन टाइम का वैल्यू कम होगा, सो T2 विल बी लेस। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/T2 विल बी मोर। या आप इसको राइट हैंड साइड पे देखें कि राइट हैंड साइड पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में न्यूमरेटर में एक टर्म ऐड है, तो दैट मीन्स के इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू ज्यादा है, सो वी विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1/T2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड 1/T1 इज इक्वल टू, अब इक्वेशन नंबर 2 का राइट हैंड साइड दैट इज α1 S1 प्लस α2 S2 होल डिवाइडेड बाय 0.161 टाइम्स v माइनस, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड एंड दैट इज α1 S1 डिवाइडेड बाय 0.161 टाइम्स v। तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में आप देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम कॉमन लिखेंगे, सो दिस विल बी 0.161 v, और न्यूमरेटर में फिर α1 S1 प्लस α2 S2 माइनस α1 S1। तो आप देख सकते हैं कि α1 S1 और इसका जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद α2 S2 डिवाइडेड बाय 0.161 टाइम्स v। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वी विल गेट T1 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाय T2 इंटू T1। तो यहां से हमें फिर α2 के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, तो वी कैन राइट, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटरचेंज करेंगे, तो वी कैन राइट α2 इंटू S2 डिवाइडेड बाय 0.161 v इज इक्वल टू, अब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय, पहले T1 लिख लेंगे, T1 इंटू T2। तो फाइनली यहां से हम α2 के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, α2 को अपनी जगह पे रखेंगे, तो जो S2 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो 0.161 v है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो यू विल गेट 0.161 v डिवाइडेड बाय S2, तो फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। तो आप राइट हैंड साइड पे देखें, यू नो व्हाट T1 इज, यू नो व्हाट T2 इज, वॉल्यूम S2, तो राइट हैंड साइड पे सारे पैरामीटर्स के वैल्यूज आपको पता है, तो यू कैन कैलकुलेट α2। तो इस तरह हम इस टेस्ट मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही टेक्निक यूज करके बहुत सारे मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट डिटरमाइन किया गया है, तो कुछ के हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मार्बल,
its absorption coefficient is extremely small, 0.01. ये अक्सर और बेशतर साउंड एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट करेगा. Number 2, glass. Its absorption coefficient is 0.027. Common plaster. Its absorption coefficient is 0.03. Brick wall. ऐसी दीवार जो ईंटों से बनाई गई हो. It has again 0.03. Wooden floor. लकड़ी से बनाया हुआ फर्श. It has relatively high absorption coefficient, 0.06 to 0.08. Relatively as compared to जो अभी तक हमने materials mention किए, marble etc. Number 6, cushions. तकिए वगैरह तो 0.15 to 0.18. Number 7, carpet. They have relatively good absorption coefficient, 0.15 to 0.30. Next, concrete, 0.17. Number 9 is cork. तो इसका absorption coefficient है 0.23. Next, next, serial number 10, asbestos, 0.26. Next, acoustic felt. It has absorption coefficient of 0.45. Next, fiber board. Its absorption coefficient is 0.5. That means half of the sound energy is absorbed and half is reflected back. Next, heavy curtains, bari parde. Absorption coefficient 0.5. So they are useful in absorbing sound. Next, here are felt. इंसानों के बाल वगैरह तो 0.58. Fiber glass, 0.75. Next, perforated, यानी जिसमें छोटे छोटे सुराख हों, perforated cellulose fiber tiles, and it has absorption coefficient of 0.85. And last, open window. तो obviously ओपन विंडो को जितनी भी हम साउंड एनर्जी उस पे इंसिडेंट करेंगे वो सारी की सारी बाहर चली जाएगी, वापस कुछ भी नहीं आएगी. सो इट विल हैव एन आइडियल वैल्यू ऑफ 1.0. तो इस पे अगर आपको एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पोज की जाए कि द आइडियल एब्जॉर्बर ऑफ साउंड इज perforated cellulose fiber tiles, they have absorption coefficient of 0.85, carpet 0.3, heavy curtains 0.5, and open window
which has absorption coefficient of 1. So the open window is the ideal absorber of sound. Finally, we will talk about the factors affecting the acoustics of buildings. हमें किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना है जब हम एक हॉल, एक थिएटर या एक ऑडिटोरियम को बनाएंगे. तो ऑब्वियसली हमारे सामने कंडीशन तो यही रहेगी कि जो भी आवाज, जो भी साउंड, जो भी नोट ऑडिटोरियम के अंदर प्रोड्यूस किया जाए, that should have an audible level of loudness at every point of the hall. कि हॉल में कहीं पर भी लिसनर हो, वो हर आवाज को, हर वर्ड को अच्छे से सुने. अच्छा, जब ये सिलेबल, जब ये नोट प्रोड्यूस हो, तो शर्त तो ये भी है कि इसकी लाउडनेस अच्छी हो. एंड नंबर 2, इट शुड क्विकली डाई ऑफ, ताकि जो बाद में आने वाले नोट्स हैं, जो बाद में आने वाले वर्ड्स हैं, उनको भी लोग अच्छे से सुन सकें. तो हमें किन किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना है वो हम देखेंगे. नंबर 1 इज द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन. जो रिवर्बरेशन टाइम है, इट शुड बी नीदर टू लार्ज, न तो ये काफी ज्यादा होना चाहिए, नॉर टू स्मॉल, न ये काफी कम होना चाहिए. Why? Because अगर रिवर्बरेशन टाइम इट इज टू लो, ये काफी कम है, तो दैट मीन्स द साउंड विल डिसअपियर क्विकली. रिमेंबर, रिवर्बरेशन टाइम क्या है? रिवर्बरेशन टाइम इज द टाइम फॉर विच द साउंड परसिस्ट्स. तो अब अगर रिवर्बरेशन टाइम काफी कम है, द साउंड विल क्विकली डाई, इससे पहले कि ये लिसनर्स के कानों तक पहुंचे. तो ऑब्वियसली लिसनर्स आवाज को नहीं सुन पाएंगे. अच्छा, नंबर 2, अब अगर रिवर्बरेशन टाइम इट इज टू हाई, अब अगर ये काफी ज्यादा है, तो इट विल परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. सो द साउंड विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो इससे क्या होगा कि जो पहले आने वाली साउंड है और उसके बाद की आने वाली साउंड है, वो आपस में मिक्स हो जाएंगी और लिसनर्स कुछ भी ठीक से नहीं सुन पाएंगे. So that's why the time of reverberation should neither be too large nor too small. तो कितना टाइम ऑफ रिवर्बरेशन सूट करता है एक हॉल के लिए, एक ऑडिटोरियम के लिए, उसको हम ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं. The preferred value of time of reverberation for a given hall, for a given theater, for a given auditorium, so that is called the optimum reverberation time. तो reverberation time को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. नंबर 1, we can use heavy curtains with folds. हम खिड़कियों के पास बारी पर्दे यूज कर सकते हैं और जिनमें फोल्ड्स हो. तो उससे क्या होगा कि that will increase effective surface area and more sound will get absorbed. Number 2, we can make wall surfaces rough in contrast to polished surfaces. रफ सरफेस का क्या फायदा है? अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो रफ सरफेस का इफेक्टिव एरिया ज्यादा होता है, so more sound will get absorbed. We can decorate walls with drawing boards and picture boards. और इसी तरह we can use acoustic tiles. ये ऐसी टाइल्स हैं जो साउंड को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं. अच्छा, इसी तरह फ्लोर जो है, फ्लोर या तो कंक्रीट का बना होगा या मे बी उस पे मार्बल की टाइल्स होंगे और उनका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कम होता है, दे रिफ्लेक्ट साउंड मोर. तो हम जो फर्श है उसके ऊपर हम कारपेट्स बिछा सकते हैं, कारपेट फाइबर का बना होता है एंड दैट विल एब्जॉर्ब साउंड. तो इससे जो रिवर्बरेशन टाइम है वो कंट्रोल में रहेगा. या एक और चीज है कि वी कैन यूज फुल कैपेसिटी ऑफ ऑडियंस. एवरी ह्यूमन
is also an absorbing material. लेकिन अब अगर काफी लोग नहीं है ऑडियंस में, तो फिर जहां पे एक लिसनर को होना चाहिए, यानी जो उसकी सीट है, वी कैन यूज दैट सीट अप होलिस्टर्ड, यानी कि उसको हम लेदर का बना सकते हैं, फाइबर का बना सकते हैं, ताकि चाहे लिसनर सीट पे हो तो लिसनर विल एब्जॉर्ब सम साउंड। अब अगर लिसनर नहीं है तो उसकी एब्सेंस में जो सीट है उसके ऊपर हमने लेदर लगाया है या फाइबर लगाया है, तो वो भी साउंड को एब्जॉर्ब करेगा इन एब्सेंस ऑफ ए लिसनर। एक और तरीका है बाय कीपिंग विंडोज एंड वेंटिलेटर्स ओपन। तो अगर हम खिड़कियों को, वेंटिलेटर्स को ओपन रख देंगे तो साउंड विल गो आउट एंड विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, बट दिस इज नॉट फिजिबल बिकॉज इससे क्या होगा कि इससे बाहर की आवाज अंदर आ सकती है, तो दिस इज नॉट फिजिबल। दूसरा जो पैरामीटर हमें ध्यान में रखना है, दैट इज एडुकेट लाउडनेस, यानी हर किसी पोर्शन में, इन एवरी पोर्शन ऑफ हॉल देयर शुड बी सफिशिएंट लाउडनेस। ऐसा ना हो कि कुछ रीजन्स ऐसे हों कि वहां पे लाउडनेस ज्यादा है और कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि वहां पे लाउडनेस कम है, ऐसा ना हो। इसीलिए क्या किया जाता है कि ऑडिटोरियम में जगह जगह पे इलेक्ट्रिकली एम्पलीफाइड लाउड स्पीकर्स यूज होते हैं, तो इससे हॉल या ऑडिटोरियम के हर किसी रीजन में यूनिफॉर्म लाउडनेस रहती है। लेकिन एम्पलीफायर्स का एक ड्रॉबैक ये है कि एम्पलीफायर्स लो फ्रिक्वेंसी की साउंड को ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं एज कंपेयर टू हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, तो इसीलिए एम्पलीफिकेशन दैट हैज टू बी केप्ट लो। इसी तरह अगर हम आर्टिफिशियल सीलिंग्स यूज करेंगे और उनकी हाइट ज्यादा नहीं रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो भी साउंड को रिफ्लेक्ट करेंगे टुवर्ड्स ऑडियंस। या एक और तरीका ये भी है कि जहां पे स्पीकर हो, सपोजिंग दिस इज द पोजीशन ऑफ स्पीकर, तो उसके पीछे एक साउंड बोर्ड रखा जाता है पैराबोलिक फॉर्म में, such that the speaker resides at its focal point। तो स्पीकर, चाहे वो एक इंसान हो या लाउड स्पीकर हो, तो वहां से जो साउंड वेव्स निकलती हैं वो इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके ऑडियंस की तरफ चली जाती हैं, तो इससे भी एडुकेट लाउडनेस हमें हासिल होती है। तीसरा पैरामीटर जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, दैट इज द फोकसिंग ऑफ साउंड। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सीलिंग है वो कनकेव है, तो इससे क्या होता है कि जो लिसनर से जो साउंड वेव्स आगे जाके ट्रैवल करती हैं वो इस कनकेव सरफेस से टकरा के फिर फोकस होती हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रीजन। The curved surfaces of walls या ceilings will result in focusing of sound waves in particular regions। तो obviously यहाँ पे ऐसे regions में loudness increase होगी, और जो बाकी regions हैं वो यहाँ पे, वहाँ पे या तो आवाज नहीं जाएगी या बहुत कम जाएगी, तो there will be either low और bad distribution of intensity of sound। तो अगर हम चाहते हैं कि हॉल या ऑडिटोरियम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड एनर्जी हो, तो हमें क्या क्या करना चाहिए कि सीलिंग्स शुड बी केप्ट लो, ताकि ये फोकसिंग ना हो पाए। नंबर 2, अगर कहीं पे पहले तो कर्व्ड सरफेस को अवॉइड करना चाहिए। अब अगर कहीं पे कर्व्ड सरफेस है तो उस कर्व्ड सरफेस पे एक ऐसा मटेरियल यूज करना है विच इज साउंड एब्जॉर्बिंग, ताकि रिफ्लेक्शन ही ना हो। एक और पैरामीटर जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है, दैट इज इको। इको का मतलब है कि
पहले तो लिसनर के कान तक आवाज जाएगी डायरेक्टली, और दूसरा कि लिसनर के कान तक आवाज जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सीलिंग्स, फ्रॉम वॉल्स, फ्रॉम सम अदर मटेरियल। और इको तब सुनाई देता है जब इन दोनों यानी डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव के दरमियान जो टाइम इंटरवल है, दैट इफ दैट इज लेस देन 1/15 ऑफ ए सेकेंड, देन इको इज हर्ड। तो इस इको से क्या होगा, जो डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है वो आपस में इंटरफेयर करेंगे, और उस इंटरफेरेंस की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो लिसनर आवाज को अच्छे से नहीं सुन पाएगा। तो इन इकोज को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज लॉन्ग डिस्टेंट वॉल्स, तो that will increase the time interval between direct and reflected sound waves, और अगर वो greater than 1/15 of second हुआ तो echoes वहीं पे खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, जो हाई सीलिंग्स हैं उनको हम अच्छे मटेरियल से कवर कर सकते हैं, विच आर गुड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। तो इससे ये होगा, अगर हम लॉन्ग एंड डिस्टेंट वॉल्स यूज करेंगे और वो रफ होंगे, उनमें यूनिफॉर्म पेंटिंग की जाएगी, तो वहां पे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि जो रफ सरफेस है वहां से फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, जिसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अच्छा, एक और पैरामीटर जिसके बारे में हमें ध्यान देना है, दैट इज द एशेलॉन इफेक्ट। ये तब होता है जब ऑडिटोरियम में कहीं पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें रेगुलरिटी हो, जिस तरह सीढ़ियां होती हैं या रेलिंग्स हो। तो इनमें आप देखते हैं कि जो सीढ़ियां हैं तो इनके स्टेप्स वो रेगुलर होते हैं, स्टेप्स की विड्थ भी हर जगह बराबर होती है, और इनकी जो हाइट है वो हाइट भी कांस्टेंट ही रहती है। तो इससे क्या होता है कि जब साउंड इन स्टेप से रिफ्लेक्ट होती है तो दे रीच ईयर्स ऑफ लिसनर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से एक और म्यूजिकल साउंड क्रिएट होती है ऑफ सम डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं हमारे पास, कि या तो हम इन स्टेप्स के ऊपर कारपेट बिछा दें ताकि रिफ्लेक्शन मिनिमाइज हो, साउंड एब्जॉर्ब हो, या दूसरा तरीका ये है कि जो ये स्टेप्स हैं इनको हम रेगुलर ना रखें, यानी कि जो स्टेप्स की विड्थ है वो हम कांस्टेंट ना रखें, इसी तरह जो स्टेप्स की हाइट है वो हम कॉमन ना रखें, तो उससे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट नहीं होगी। एक और पैरामीटर जिसके बारे में हमें ध्यान देना है, एंड दैट इज एक्सट्रेनियस नॉइज। तो नॉइज इज साउंड जिसको हम नहीं सुनना चाहते, नॉइज इज सम अनवांटेड साउंड। तो इस नॉइज की वजह से हमारे कानों पे एक डिसप्लीजिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो फॉलोइंग आर द वैल्यूज which are recommended for maximum acceptable background noise level. अगर साउंड स्टीरियो है तो उसमें जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल बैकग्राउंड नॉइज है इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, दैट शुड नॉट एक्सीड 20 डेसिबल्स। अगर कंसर्ट हॉल है then the maximum allowed value is from 20 to 25 decibels. For a theater, the maximum allowed value is from 25 to 30 decibels. In case of cinema, the maximum allowed value is from 30 to 35 decibels.
In classroom, the allowed value is maximum 35 to 40 decibels. Similarly, in an office, same 35 to 40 decibels. And in a conference room, the maximum allowed value is 40 to 45 decibels. नॉइज को हम कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर 1 इज द एयरबॉर्न नॉइज. तो एयरबॉर्न नॉइज हम उस शोर को कहेंगे जो हॉल के बाहर पैदा हो और वो हॉल या ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल हो वाया एयर, थ्रू एयर. तो सच ए नॉइज इज कॉल्ड एयरबॉर्न नॉइज. तो इसकी एग्जांपल ये है कि ऑडिटोरियम को बिजली सप्लाई करने के लिए बाहर हम एक जनरेटर यूज करेंगे तो उसकी आवाज बाहर पैदा होगी और हवा के जरिए अंदर दाखिल होगी. नंबर 2, ये भी हो सकता है कि जो हॉल या ऑडिटोरियम है ये सड़क के नजदीक हो, तो सड़क पे ट्रैफिक फ्लो हो रहा है तो उसकी आवाज, या बाहर लोग हैं उनकी आवाज भी अंदर दाखिल हो सकती है. तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एयरबॉर्न नॉइज. तो एयरबॉर्न नॉइज को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज डबल डोर्स एंड डबल विंडोज. सारे दरवाजे, खिड़कियां और वेंटिलेटर्स उनको हम बंद रखेंगे और ऑडिटोरियम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए खिड़कियों को खुला नहीं रखेंगे बल्कि हम एयर कंडीशनिंग यूज करेंगे. और जो बाहर का ट्रैफिक है या बाहर जो लोग होंगे तो उनकी आवाज अंदर दाखिल ना हो, तो इसके लिए हम हॉल या ऑडिटोरियम को सड़क से, बिजी मेन रोड से दूर कंस्ट्रक्ट करेंगे. नॉइज की दूसरी कैटेगरी है स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज. तो स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज हम उस शोर को कहेंगे जो ऑडिटोरियम के बाहर क्रिएट हो और वो स्ट्रक्चर के जरिए, वॉल्स हैं, फ्लोर है, उनके जरिए ऑडिटोरियम के अंदर दाखिल हो. तो ऐसे नॉइज को हम स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज कहेंगे. तो इसकी एग्जांपल क्या है? मिसाल के तौर पे ऑडिटोरियम के साथ लगे कमरों में या बाहर किसी कुर्सी, किसी डेस्क, किसी टेबल को ड्रैग किया जाए तो उसकी जो आवाज है वो स्ट्रक्चर के जरिए अंदर दाखिल हो सकती है. तो स्ट्रक्चर बॉर्न नॉइज को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? बाय कंस्ट्रक्टिंग रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल, ताकि अगर बाहर कहीं पे ड्रैगिंग वगैरह हो तो जो वॉल्स हैं, जो फ्लोर है, उसमें कोई वाइब्रेशन क्रिएट ना हो, तो कॉन्सिक्वेंटली अंदर साउंड भी एंटर नहीं करेगी. एंड वन मोर थिंग, वी कैन मेक द ऑडिटोरियम साउंड प्रूफ. एक और पैरामीटर जिसके बारे में ध्यान देना है, दैट इज द रेजोनेंस. ऑडिटोरियम में हम आर्टिफिशियल सीलिंग्स हैंग करते हैं, दैट डिक्रीजेस द टाइम ऑफ रिवर्बरेशन. लेकिन उसका ड्रॉबैक भी ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सम सीलिंग आइटम. तो उससे क्या होगा कि जो सीलिंग का आइटम है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज होगा, तो कॉन्सिक्वेंटली उस पर्टिकुलर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. So that will be entirely different from the intensity we desire. That is resonance. तो इस रेजोनेंस को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि जो भी वाइब्रेटिंग मटेरियल है उनको हम माउंट करेंगे नॉन वाइब्रेटिंग मटेरियल पे और उनके ऊपर हम साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी लगाएंगे. नंबर 2, जो भी पैनल्स कहीं पे हैं उनको हम प्रॉपरली फिट करेंगे ताकि वो वाइब्रेट ना कर सके. एक और काम हम कर सकते हैं, वी कैन यूज लार्ज साइज्ड हॉल.
व्हाई? बिकॉज जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, the resonant frequency is inversely proportional to volume of the hall. तो अगर हम बड़े साइज का हॉल यूज करेंगे, दैट मीन्स वॉल्यूम विल बी वेरी लार्ज, तो कॉन्सिक्वेंटली द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल गो डाउन, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इतना डिक्रीज हो जाएगी कि ये ऑडिबल, जो हमारे इंसानों की ऑडिबल लिमिट है, उससे भी नीचे चली जाएगी. सो इन हॉल्स ऑफ लार्ज साइज the resonant frequency is much below the audible limit. तो consequently जो इसके harmful effects हैं वो present नहीं होंगे.